नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे यूपीएससी टॉपर की मेंस कॉपी कि वो अपनी मेंस आंसर राइटिंग कैसे करते हैं और अपनी कॉपी में ऐसा क्या लिखते हैं ताकि उनके जो आंसर है वो अच्छे लगते हैं और एग्जाम में उनको अच्छे नंबर देते हैं। हम इनकी कॉपी सीखेंगे कि हमें कैसे आंसर राइटिंग करनी है, खासकर यूपीएससी के जो ऐसे छात्र जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग तैयारी कर रहे हैं और वो आंसर नहीं लिख पा रहे हैं ठीक से। और हम कॉपी में सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ पे ऑप्शनल की कॉपी देखने वाले, हिंदी लिटरेचर कॉपी देखने वाले हैं, हिंदी साहित्य की, हमें कैसे हिंदी साहित्य में खासकर हिंदी मीडियम से कोई छात्र होता है हिंदी लिटरेचर को ऑप्शन देता है तो वो कैसे आंसर लिखे, हम ऐसे जानने वाले हैं। आज के वीडियो जो कॉपी देखेंगे वो देखेंगे हम आईएएस रवि कुमार की और साथ में हिंदी जो लिटरेचर है, हिंदी साहित्य, उसकी कॉपी को देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने आंसर को लिखा है हिंदी साहित्य में। तो हम आगे वीडियो बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। आपको पता है कि हिंदी साहित्य या कोई भी ऑप्शनल हो, इसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। और पेपर 1 में जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में आपको पता है कि जो खंड 1 है, दोनों खंडों में, एक पेपर जो होता है 2 खंडों में आता है, पेपर 1 भी 2 खंडों, पेपर 2 भी 2 खंडों में। तो पेपर 1 में खंड 1 में आपको पता है कि हम भाषा का इतिहास पढ़ते हैं, देव जो नागरी लिपि है उसका इतिहास पढ़ते हैं, साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। पेपर 2 में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य हम पढ़ते हैं खंड का में, और खंड बा मतलब खंड 1 खंड 2 में। तो हम यहाँ पे जो आंसर है, जो क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। यहाँ पे जो कॉपी में हिंदी लिटरेचर कॉपी जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखेंगे हम जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड। हम प्रेमचंद जी के ऊपर देखेंगे क्योंकि आपको पता है हमारे सिलेबस में प्रेमचंद जी को ही पढ़ते हैं। उनका जो उपन्यास है, जो नोवेल है, जो गोदान, वो हमारे सिलेबस में है, तो हम उसको देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक से दोस्तों जरूर करें और ऐसे ही आप तक आसानी से वीडियो यूपीएससी से रिलेटेड पहुंचते रहेंगे। हम आगे वीडियो बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रेमचंद जी के बारे में कि दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का अनुशीलन कीजिए। मतलब कि हमें इसका एक प्रकार से देखना है कि जो उनका उपन्यास गोदान है वो दलित विमर्श के ऊपर, दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में कहां तक है, उसका क्या योगदान है, या उसमें कहां पे गोदान में दलित विमर्श को दिखाया गया है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हम क्वेश्चन है और ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग हमें इसको 200 शब्दों में यहाँ पे इसको लिखना है। तो हम देखते हैं हमें कैसे यहाँ पे लिखेंगे और इन्होंने किस तरीके से इसका आंसर लिखा है। सबसे पहले बताइए, कोई भी रचना समय बदलने के साथ नए दृष्टिकोणों में नए अर्थ उत्पन्न करती है। सही बात है, एक कोई रचना किसी समय में लिखी गई, लेकिन आज के समय में जब उसको पढ़ेंगे तो उसका क्या मतलब निकालेंगे, वो उसमें अर्थ में उत्पन्न कर देती है। उसमें बताया गया कोई भी रचना समय बदलने के साथ नए दृष्टिकोण में, क्योंकि जब समय बदलता है तो नए दृष्टिकोण से लोग उसको देखते हैं, नए दृष्टिकोण में नए अर्थ उत्पन्न करती है। प्रेमचंद का कालाजयी उपन्यास गोदान भी, मतलब जो पहले लिखा गया है, समकालीन विमर्शों में चर्चा का पात्र है, क्योंकि हम उसको उस नजरिए से देखेंगे वर्तमान के समकालीन विमर्श है, उस गोदान जो कि उस समय लिखा गया था, और हम उसको आज के विमर्श के आधार पर देखेंगे तो वो चर्चा का पात्र होगा। दलित विमर्श के चिंतकों ने प्रेमचंद की कहानियों यथा बूढ़ी काकी, कफन आदि पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाए हैं। ऐसे ही आरोप उनकी रंगभूमि व गोदान पर भी लगाए हुए, मतलब जो रंगभूमि और गोदान जो उपन्यास है उस पर भी दलित विरोधी होने का आरोप लगाया गया कि भाई दलित विरोधी है, क्योंकि उसमें उस तरीके का जो उस समय जो समाज था उसमें किस नजरिए से उस समय जो दलितों को देखा जाता था या उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था उन्होंने उसी तरीके को उसको दिखाया गया है। तो जब वो उन शब्दों का प्रयोग करते इस समय किया जाता था उन लोगों के लिए, तो वो आज के समय में वो एक प्रकार से विरोधी लगेगा कि जो दलित विरोधियों को लगेगा। ठीक, इसके अलावा प्रथम अपेक्ष जो है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने से है। एक उदाहरण से हम इसको देख लेते हैं, जैसे कि ने बताया गया कि व्यक्ति को नीचा दिखाने के संदर्भ में करना, मतलब व्यक्ति को नीचा दिखाना तो उसके लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, जैसा कि उन्होंने उदाहरण में बताया है। और ये जो उदाहरण कहाँ का है, ये शायद जो गोदान से लिया गया, जिस रूपा ने लिया गया। ठीक, मतलब जो गोदान का उपन्यास था वहां से एग्जाम्पल लिया है, एक दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे कि रूपा ने अंगुली मटकाते हुए कहा, हे राम सोना चमार, हे राम सोना चमार। मतलब यहाँ पे क्या एक दलितों के बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो एक प्रकार से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर भी कई लोग इनके उपन्यास कहानियों पर जो है जो दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि किस तरीके से यहाँ पे इनकी कहानियों में, उपन्यास में ये है एग्जाम्पल के थ्रू में, कि ताकि लोग समझ सके। ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ में यही बताया कि समय के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी उसका अर्थ निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्तर वहां दिखता है जहां पंडित रामादी ने कुछ, यहाँ पे सब समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, वो निम्न जाति के प्रति पूर्वाग्रह से भरे नजर आते हैं। एक जगह वे कहते हैं, मतलब एक
पंडित दामादीन है कोई है, वो निम्न जाति के प्रति पूर्वाग्रह से भरे होते हैं, मतलब वो उनको एक अलग नजर से देखते हैं और उनको एक शोषण के नजरिए से कि ये तो जो व्यक्ति है वो ऐसे ही होते हैं, उनको अलग नजर से देखते हैं। वो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, एक जगह भी कहते हैं कि नीची जाति जहां भरपेट खाना खाया और टेढ़े चले, इसी से तो शास्त्रों में कहा है नीच जात लत्याय अच्छा, मतलब कि लात्याय अच्छा, जो नीच जात है उनको लत्या जाना चाहिए, क्योंकि नीची जात जहां भरपेट खाना खाया और टेढ़े चले, इसी से तो शास्त्रों में उन्हें कहा गया। तो ये जो है ये वाक्य लिखा गया है जहां पे जो रामादीन या तो जो दानादीन कुछ जो पंडित था उसने अपनी जो पूर्वाग्रह जो दलितों के प्रति दिखाया गया है, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बताया है जो आई एस रवि कुमार है। इसके अलावा क्या है कि वस्तुतः दोनों आपेक्षों के जवाब में कहा जा सकता है कि रूपा के माध्यम से प्रेमचंद बताना चाहते हैं कि बच्चों की सामाजिकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार जाति भावना भर दी जाती, मतलब बचपन से ही उनको उस नजरिए से देखा जाता है कि ये तो जो व्यक्ति है या फिर दलित है या जो समाज के पिछड़े वर्ग है, उनको उस नजरिए से दिखाया जाता है कि भाई ये तो ऐसे होते हैं। इसके अलावा जो पंडित दाता दीन के माध्यम से उच्च जातियों के दलित विरोधी मानसिकता दर्शाई है जो कि समाज में कड़वा यथार्थ है। तो यहाँ तक कि कुछ प्रसंगों में प्रेमचंद दलित, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इन दोनों एग्जाम्पल में जो उन्होंने जिक्र किया है वो इसलिए बताया गया है कि जो व्यक्ति है कि भाई एक तो जो लड़का है, जो छोटी लड़की है, उसने एक प्रकार से जाति सूचक के बारे में कहा गया है, तो ये दिखाया कि ऐसे बचपन से ही लोगों को उस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, उनका सामाजिकरण किया जाता है। इसके अलावा जो पंडित दाता दीन के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो उच्च जातियों के लोग हैं वो दलित विरोधी मानसिकता उनकी किस तरीके से पनपती है, और उसको दर्शाया गया कि उनके मन में किस तरीके दलित विरोधी वो होते हैं और वो दलित के प्रति उनकी मानसिकता कैसी होती है, उसके बारे में यहाँ पे जो कड़वा सच है समाज का वो बताया गया, ना कि प्रेमचंद अपने अनुसार कह रहे हैं, जो समय का समाज था उसको यथार्थ को वो दिखा रहे हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ प्रसंगों में प्रेमचंद दलित वर्ग के साथ खड़े हैं नजर आते हैं, मतलब दलित वर्ग उसके साथ नजर खड़े आते हैं, जैसे कि मतलब कि उनके साथ खड़े हैं, जैसे कि सिलिया के परिवार की विद्रोही चेतना हो, ठीक है, या अंततः मतलब जो अंतरजातीय विवाह का समाधान। दोनों स्तर पर प्रेमचंद ने एक ओर तो दलितों के शोषण के भयावह परिणाम का उल्लेख किया कि उनका किस तरीके से शोषण होता है, साथ ही दूसरी ओर दलित समस्या का समाधान भी किया कि मतलब जो अंतरजातीय विवाह है उनको भी उनका समाधान के बारे में बताया कि वो यदि देखा जाए तो वो कोई गलत नहीं है, और साथ में वो कई उनके जो उपन्यास है कहानियों में ये भी दिखता है कि जो अनमिल विवाह है वो उसमें दिखाया था किस तरीके से समाज में अनमिल विवाह होते, मतलब कोई बड़ा एक एज का है और एक छोटी एज का है। दूसरे स्तर पर प्रेमचंद ने एक दलितों के शोषण का भयावह परिणाम भी दिखाया, मतलब कि यहाँ पे ये दिखाया कि दलितों का किस तरीके से शोषण होता है, उसका किस तरीके से परिणाम निकलता है, तो वो भी बताया गया। मतलब वो दलित समस्या का समाधान भी पेश कर दिया है उन लोगों ने दूसरी ओर, और समस्याओं को बताया है जो कड़वा सस्ता समाज का वही बताया, साथ में उसका किस तरीके से समाधान किया जाए वही बताया है। इस प्रकार प्रेमचंद ने गोदान में यथार्थ का वर्णन किया है, साथ ही दलितों के प्रति संवेदना उनकी समस्या के समाधान पर भी लेखनी चलाई है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने जो कंक्लूजन उसमें क्या लिखा है कि प्रेमचंद के गोदान में यथार्थ का वर्णन किया गया है, उन्होंने अपने नजरिए से नहीं कुछ लिख रहे हैं, वो जो समय का समाज था, जो समाज में देखने को मिल रहा था, वो उन्होंने अपने जो कैरेक्टर थे उनके थ्रू वो कहलाया ताकि वो समाज को पता चले और आने वाली जो पीढ़ी है वो देखे कि हाँ इस तरीके से वो होता था। तो वो अपने लिए नहीं कुछ कह रहे हैं कि अपने तरफ से नहीं वो दलितों के विरोध कर रहे हैं, वो जो लोग उस तरीके होते थे, जो उच्च जाति के लोग थे या फिर जो समाज में दलित विरोधी जो लोग होते थे उसको किस नजरिए से देखा जाता था, वो उन्होंने इसमें बताया गया कि समाज जो था दलित विरोधी था और दलितों किस तरीके से शोषण होता था उसको बताया गया, साथ में दलितों की समस्याओं को बताया, उन्होंने यथार्थ को बताया, उनके प्रति उनकी पूरी संवेदना है दलितों के प्रति, साथ में उनकी किस तरीके समस्या जो है उनका किस तरीके समाधान किया जा सके उस समाधान के बारे में इन्होंने बताया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य प्रेमचंद के गोदान का मैं अनुशीलन करना था, मतलब इस प्रकार से परीक्षण करना था कि जो गोदान है वो दलित विमर्श के परीक्षण में कहां तक होता है, उसका क्या योगदान है, या उसमें दलित विमर्श को कहां तक कैसा कैसा बताया गया है। सबसे पहले हमने इंट्रो में बताया कि कोई भी रचना होती है जैसे, तो उसमें जब एक समय का परिवर्तन होता है तो उसमें उसके अर्थों में भी जो है उसमें विभिन्नता उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि अलग दृष्टिकोण देखा जाता है। यहाँ पे बताया गया कि जो दलित विमर्श वाले चिंतक हैं वो
प्रेमचंद जी की कहानियों के उपन्यासों को दलित विरोधी के रूप में ही मानते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हुए कि उनमें उनकी रचनाओं में उपन्यासों में कहां कहां पे कौन कौन से प्रसंग है जिनसे देखने को चलता है कि वो एक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर दलित विरोधी है, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। जो समाज में उस समय था तो उसको बता रहे था, को बता रहे कि इस तरीके से दलित विरोधी लोग होते थे या फिर दलितों के बारे में ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो समय में जो समाज था, जो कैरेक्टर थे, वो उनसे कहलवा रहे हैं कि इस समय ऐसा होता था ताकि लोग देखें। तो उसके बाद वो साथ में और एग्जाम्पल बताते हैं कि इस तरीके देखो रूपा ने किस तरीके से कहा कि हे राम सोना चमार, तो इस तरीके से वो एग्जाम्पल बताया कि किस तरीके दलितों के लिए कहा जाता था। साथ में वो नीची जाति के लोग जो पंडित दाता दीन था वो किस तरीके से दलितों के प्रति उसका पूर्वाग्रह था, उसको किस नजरिए से देखता था, उनका किस तरीके से उनका शोषण करता था, उनके बारे में एग्जाम्पल ही बताया गया है कि नीची जात जहां भरपेट खाना खाए टेढ़े चले। वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो उस समय की उस जाति के लोग थे वो दलितों के प्रति किस तरीके से व्यवहार करते थे, वो बता रहे, वो खुद से नहीं बता रहे, वो खुद नहीं कह रहे, वो एक कैरेक्टर के प्रति कहलवा रहे हैं कि ताकि लोग समझे कि हाँ ऐसा होता था। तो वो हम कहते हैं कि वो विरोधी थे, ऐसा नहीं है, वो केवल वो उस समय का जो था सच था वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी रचना के थ्रू, अपनी कहानी के थ्रू, अपने उपन्यास के थ्रू। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों जो उन पे जो आरोप लगते हैं दलित विरोधी होने का और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का, वो दोनों एग्जाम्पल बता दिए इस आंसर में। साथ में अब इसके बाद उसका समाधान बता रहे हैं वो कि ऐसा नहीं है कि वो केवल दलित विरोधी थे या उनमें दलित विरोधी के, वो दलित विरोधी नहीं थे बल्कि वो दलितों के यथार्थ बता रहे थे। और यहाँ पे वो बाद में बताते हैं कि उनका समाधान कैसा है, उनकी समस्या क्या है। तो पहले समस्या बता दी, इसका समाधान बता रहे हैं कि समस्या, इनकी समाधान क्या है उन समस्याओं का। और साथ में फिर अब इस आंसर में उन्होंने बताया है कि जो कंक्लूजन निकल के आता है कि प्रेमचंद जी गोदान में यथार्थ का वर्णन कर रहे हैं, मतलब उन्होंने समस्याएं बताई हैं और उसका समाधान भी बताया साथ में समस्याओं की, भाई जो अंतरजातीय विवाह का समाधान बताया गया है। तो दलितों के साथ जो हो रहा था वो उसका एक समस्या थी, जो उस समस्या को बारे में बताया गया, साथ में उस समस्या के बाद जो उसका समाधान है उसका वर्णन किया है। तो एक प्रकार से वो कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, वो उस समय का जो समाज था, तो जो उनके साथ होता दलितों के साथ, वो उन दलित विमर्श के ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं, वो अपने कैरेक्टर के थ्रू उनके बारे में बता रहे हैं कि उस समय का समाज ऐसा था और उनको इस नजरिए से दिखता था दलितों को। तो उनने यथार्थ का वर्णन किया है, साथ में दलितों के प्रति पूरी संवेदना है और उनकी समस्या, उनकी जो समस्या थी दलितों की, उनके समाधान पर उन्होंने लेखनी चलाई, मतलब उन्होंने उनकी समस्या का समाधान करने के लिए भी उन्होंने कई प्रयास किए हैं और अपनी रचनाओं में उन्होंने उस समाधान को भी बताया किस तरीके से हम दलितों का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो अंतरजातीय विवाह के रूप में है या फिर जो दलितों का शोषण होता था भाई उसके परिणाम के बारे में उल्लेख किया कि उनका क्या परिणाम हो सकता है ताकि दलितों की समस्या का समाधान हो सके। तो उन्होंने दलितों की समस्या बताई, समाधान बताए। तो इस तरीके से जो पूरा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो प्रेमचंद का गोदान है वो कहाँ किस हद तक दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में है, वो कहाँ कहाँ तक दलित विमर्श का के साथ खड़ा है या फिर उसके पक्ष में खड़ा है, उसका क्या मतलब है, हमें उसका परीक्षण करना था। तो इस तरीके से हमने बताया कि उसमें गोदान में कहां कहां पे किन किन शब्दों को लोग किन किन वाक्यों को लेकर उनके ऊपर, उनकी कहानियों के ऊपर, प्रेमचंद के ऊपर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग या फिर दलित विरोधी होने का आरोप लगता है, उसके बारे में बताया गया एग्जाम्पल के थ्रू। और साथ में उनका फिर समाधान बताया है कि वो कुछ दलित विरोधी नहीं थे बल्कि दलितों के वो एक प्रकार से उनकी प्रति संवेदना थी और उनकी समस्याओं का समाधान बताया है। तो उस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमने जहां जहां भी जो आरोप लगे हमने उन आरोपों का एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि देखो इस शब्द से या इस वाक्य से यहाँ पे देखने को मिलता है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे हमें इसमें मिलता है हमें केवल क्वेश्चन के आंसर ग्रुप में दिखते हैं, चाहे कोई भी उत्तर हो। जब हम कोई भी आंसर लिखेंगे और हम कोई भी बात को यहाँ पे कहते हैं ऑथेंटिक करने के लिए, तो हमें यहाँ पे उसको साथ में एग्जाम्पल लिख देना है, बताना कि भाई एग्जाम्पल है, और साथ में अलग पेन से लिखना है दूसरे कलर से, चाहे वो ब्लैक हो या ब्लू हो, जो भी आप आंसर लिख रहे हो, तो हमें उससे अलग पेन से लिखना है जो भी हमें एग्जाम्पल देने, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि किस तरह की जाति सूचक जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उस शब्द के बारे में हमें बता दिया गया कि वो उस गोदान में कहां पे कौन से वाक्य थे जहां पे जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वो यहाँ पे उन शब्दों का एग्जाम्पल के दूं ताकि वो बात यहाँ पे सिद्ध हो सके। इसी के साथ जब उन्होंने पंडित दाता दीन की बात की कि वो पूर्वाग्रह से भरे हुए, तो उन्होंने कौन से वाक्य कहे थे उसमें, उस वाक्य को बता दिया ताकि क्वेश्चन हो जो एग्जामिनर वो देखने के लगे कि आप ऐसे नहीं बात कर रहे हो हवा में, आप जो कह रहे हो उसका आपके पास प्रमाण है कि ये यहाँ पे
कहा गया था, तो यहाँ पे बता दिया। साथ में हमने जो भी क्वेश्चन का पूछ रहा था हमने उसका समाधान बताया, समस्या को बताया है, और उसके साथ लास्ट हमने क्या लिखा है, एक अच्छा कंक्लूजन लिखा है कि भाई प्रेमचंद जो है गोदान में यथार्थ का वर्णन कर रहे हैं और साथ ही दलितों के प्रति संवेदना उनकी समस्या के समाधान पर भी लेखनी चलाई है। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। ये हमारी पूरी जो था मेन बॉडी होगी क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन पूछ रहा था ये कहां तक दलित समाज के ऊपर है, और साथ में हमने यहाँ पे इंट्रो लिख दिया था कि कोई भी रचना समय बदलने के साथ उसके नए दृष्टिकोण में नए अर्थ उत्पन्न करते, क्योंकि यहाँ पे वही हो रहा है। जब गोदान को पढ़ेंगे तो जो कई दलित विमर्श चिंतक है वो ये आक्षेप लगाएंगे जरूर, क्योंकि ये दलित विरोधी है, या फिर क्योंकि वहां पर दलितों का तरीके से जो उपयोग किया गया है, जब उनके बारे में बताया गया, उनके शोषण के बारे में बताया गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, तो ऐसा आज के समय जब उसको पढ़ेंगे तो देखने को लगेगा कि ये दलित विरोधी है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि वो समय का जो समाज था वो उस यथार्थ को बता रहे थे कि ऐसा उनके साथ होता था, ताकि लोग आज के समय में उनको देखे समझे। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने कहा है कि जब नए दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, आज के समय पढ़ेंगे, तो हमें उसका जो नए अर्थ भी उत्पन्न करती है जो रचना होती है समय के साथ बदलने के साथ। ठीक है, प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान भी समकालीन विमर्शों में चर्चा का पात्र है, इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि क्वेश्चन गोदान के बारे में पूछ रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, गोदान का यहाँ पे नाम लिख दिया कि प्रेमचंद का जो उपन्यास लिखा गया गोदान वो आज भी समकालीन विमर्शों में यथार्थ का पात्र है। क्योंकि आज के समय जब बात करेंगे तो उस पर आरोप लगेंगे कुछ ना कुछ कि वो दलित विरोधी, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि वो केवल उन यथार्थ को बता रहा है, उन समस्याओं को बता रहा है, साथ में उन्होंने उनके प्रति उनकी पूरी संवेदना है और उसकी समस्याओं को बताया, साथ में समाधान बताया। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूरा कंप्लीट होता है आंसर। तो ये हमें सीखने को ये मिलता है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमें बाकायदा ऑथेंटिक बात करनी है, और साथ में क्वेश्चन को अलग तरीके से लिखना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इंट्रो लिखना है भाई, भूमिका लिखनी है क्वेश्चन की, आंसर की। साथ में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमें उस क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमें उसकी डिमांड पूरी फुलफिल करनी है। और खासकर हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन हमें ऐसा करना है कि हम जो भी कुछ बात कह रहे हैं, कुछ भी ऐसी कुछ आरोप लगा रहे हैं या कुछ भी हमने कुछ बात कहा है, तो हम बाकायदा कोई भी रचना से क्वेश्चन लिया गया तो हमें उस रचना का प्रसंग वो वाक्य हमें यहाँ पे लिख देना एग्जाम्पल के थ्रू में, और दूसरी पेन से कलर में, ताकि वो एग्जामिनर को अच्छा लगे। जैसे कि यहाँ पे किया गया है तो एग्जाम्पल लिखे तो मैं अलग से ब्लैक पेन से यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दोनों को ही हमने ब्लैक पेन से लिखा है, दोनों एग्जाम्पल लिखे हुए। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को जो तो लिख सकते हैं। और इन्होंने क्या किया, मेन जो यहाँ से मेन वर्ड स्टार्ट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन्होंने पूरे में अपना क्या किया है, जो क्वेश्चन जो पूछ रहा था उस क्वेश्चन का आंसर देने की बात की है, और साथ में यहाँ पे उन्होंने पूरा क्या किया है, साथ में अपना लास्ट में एक कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया, ताकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्या मतलब निकल रहा है, और प्रेमचंद जी सही है गलत है, या उनकी रचना है जो गोदान वो उस पर जो आरोप लगते हैं वो सही है गलत है, और दलित विमर्श के ऊपर कहां तक वो सिद्ध होती है, कहां तक क्या क्या दलित विमर्श के बारे में खड़ी है, या वो समस्याओं के बारे में बताती है, उनके बारे में समाधान बताती है, क्या वो यथार्थ को बताती है उस समय के समाज के बारे में। तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हाँ वो जो गोदान है वो यथार्थ का वर्णन करता है। तो इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिख सकते हो। देखो अब एक क्वेश्चन 15 नंबर का था, वो आंसर लेते हैं, इनको जो नंबर मिले वो मिले 9, मतलब 15 में से 9 नंबर मिले। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन ये सोचो कि जब आप बहुत ही अच्छा आंसर लिखते हो, बहुत ही अच्छा, तब जाके आपको 15 में से भी 8 नंबर मिल पाते हैं। मतलब ये मत सोचो कि नहीं है 15 से 15 मिल जाएंगे, बहुत से बहुत ही अच्छा आंसर लिखोगे, अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी भाषा लिखोगे, तब जाके आपको मैक्सिमम 10 नंबर आपको मिल सकते हो। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि फुल नंबर होता है। आपको पता है टॉपर भी होते हैं, उनके नंबर भी अब बताओ 2025 का पूर्णांक होता है, उसमें से आपको यदि 50% भी नंबर आते, जो टॉपर होता है, जो रैंक 1 होता है, वो कितने पे जाता है, मुश्किल से 1050 या 1100 नंबर, मुझसे या पौने 1100, यहाँ तक रैंक 1 के नंबर आते, मतलब टॉप हो जाते, मतलब 50% नंबर पर भी आप टॉप हो जाते हो। तो ये मत सोचो कि यहाँ फुल नंबर नहीं मिलते। यहाँ की जो क्वेश्चन की जो चेकिंग होती है, जो क्वेश्चन नंबर दिए जाते हैं वो इसी तरीके दिए जाते हैं। आप कितना अच्छा नंबर लिखो, क्वेश्चन लिखो, आपको वो मैक्सिमम नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको मुश्किल से 6-7 नंबर ही मिलते हैं, 7 बस, इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। और बाकी एवरेज क्वेश्चन रहता है तो आपको 4-5 नहीं मिलते हैं, और हर कोई ऐसा ही मिलता है। तो इसलिए नंबर कम आते हैं कि नहीं यार बोल, लेकिन टॉप तो करते हैं ना बंदे। जब भाई टॉप, जब 2000 नंबर का पूर्णांक का पूरा टोटल मार्क्स है, लेकिन 50% मार्क्स पर भी आप टॉप आ रहे हो, या 50 पे आपकी रैंक 1 आ रही हो, आपको आईएएस मिल रहा है, तो आप समझ रहे हो ना, 50% मार्क्स में 10 में से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर एवरेज मिल रहा है, एवरेज किसी क्वेश्चन में। तो यही होता है, मतलब आप 10 नंबर का क्वेश्चन हो, जब आप अच्छे से अच्छा लिखते हो तब जाके आपको 6-7 नंबर ही मिल पाते हैं, 6 नंबर बहुत से बहुत, बस
7 नंबर तो बहुत दूर है। तो इस तरीके से ये होता है। तो आप ये हमने सोचा कि ये क्वेश्चन बताया जाए आप लोगों को हमें किस तरीके से हिंदी लिटरेचर की आंसर राइटिंग करनी है और हम आंसर से क्या सीख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और हमें किस तरीके से आंसर लिखना है। क्वेश्चन काफी बड़ा था, 3 पेज में लिखना था उसका आंसर, तो इस तरीके से उसमें ज्यादा लिखा गया है। और बाकी आप लोगों को केवल जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना है, हमें कुछ भी अलग से लिखना है। जो क्वेश्चन पूछा गया, जिस कविता के बारे में, जो रचना के बारे में पूछा गया है, हमें एग्जाम्पल भी उस रचना से लाने हैं, उनके जो कैरेक्टर है उनकी हमें जो बातें कही गई है वो लिखना है। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमें उसके बारे में लिखना है, हमें अलग से कुछ चीज नहीं लिखनी है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन पे ही बने रहना है और सीधा सिंपल क्वेश्चन हमें लिखना है। भाषा अच्छी होनी चाहिए, गैप अच्छी होनी चाहिए और साथ में पैराग्राफ हमारे इस तरीके से होनी चाहिए जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया पैराग्राफ एक, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट किया पैराग्राफ एक। तो ये हमारी आंसर राइटिंग में देना चाहिए। हम लोग ऐसा क्या करते हैं, ज्यादातर पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट कर दे, पेज की शुरुआत से, ऐसा नहीं करना है। आधे पेज से स्टार्ट करो, फिर बाद में यहाँ से स्टार्ट होते जाओ, बाद में अपना, जैसे कि यहाँ पर देखो ये पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हुआ, ये पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये इस तरीके से हमें लिखना है। आई होप आप लोग समझे होंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो कुछ सीखने को मिला हो, खासकर यूपीएससी के छात्र जो हिंदी लिटरेचर से अपना ऑप्शन करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो ऐसे आंसर राइटिंग के ऊपर, यूपीएससी के मेंस के ऊपर या प्रीलिम्स के ऊपर वीडियो आप तक समय समय तक आप तक पहुंचते रहेंगे, चाहे वो यूपीएससी का 2023 का हो, ठीक है, और जो प्रीवियस एग्जाम है वो हम दिखाते रहेंगे, टॉपर्स की कॉपी हो और जो भी हो, ठीक है, और किस तरीके से आंसर लिखना है वो हमको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहेंगे। तो ये आप तक वीडियो पहुंचे उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर दो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। साथ में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।